दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, चंद दिनों की बात है, आपका इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। हिंदुस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है। ये चौके और छक्कों का टूर्नामेंट होता है। ये अच्छी घातक गेंदबाजी का नहीं, जोरदार और आक्रामक बल्लेबाजी का टूर्नामेंट होता है। एक ऐसे माहौल में जबकि हम सब चौके और छक्कों का इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी गेंद फेंकी है, जिसके बारे में कोई तय नहीं कर पा रहा है कि लेग स्पिन है कि ऑफ स्पिन है। ये आउट स्विंगर है कि इन स्विंगर है। ये बम्पर है या बाउंसर है। ये गुगली है या दूसरा है। एक ऐसी गेंद डोनाल्ड ट्रंप ने फेंकी है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ये गेंद फेंकनी क्यों पड़ी? आज की बातचीत में हम लोग सिलसिलेवार इसी चीज को डिकोड करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को यह गेंद फेंकनी क्यों पड़ी। इससे पहले कि हम किसी बहुत ही सरल और आसान से लगने वाले और अपने आप को मजा देने वाले, अपने आप को संतुष्ट करने वाले नतीजे तक पहुंचे, इस जटिल गेंद और उससे जुड़ी हुई राजनीतिक और सामरिक जटिलता को भी हमारे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहली बात, ट्रंप ने यह गुगली एक ऐसे समय में फेंकी है जब मैच उनके हाथ से निकलने वाला था। पराजय तकरीबन निश्चित थी। लोग ट्रंप को कमजोर मानने लगे थे। इसलिए ट्रंप ने बहुत सोच समझ के जितना भी राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक चतुराई उनके अंदर थी, उस चतुराई का इस्तेमाल किया और इस गुगली के जरिए जो पहलकदमी उनके हाथ से निकलने वाली थी, उस पहलकदमी को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। देखिए, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? नंबर एक, ट्रंप ने यह कहा कि हम एनर्जी टारगेटों पर हमले नहीं करेंगे 5 दिन तक। यानी ईरान के बिजली संयंत्रों पर 5 दिन तक हमले नहीं करेंगे। ईरान के जो गैस संयंत्र हैं उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे। ईरान के जो तेल भंडार हैं उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे। बस, इसके अलावा सब जगह हमले जारी रहेंगे। बस इस गुगली को समझने की जरूरत है। जो 5 दिन की रोक लगाई है, ये ट्रंप ने कहा ना, मैंने अपने युद्ध मंत्रालय से कहा है कि वो 5 दिन तक इनके ऊपर हमले ना करे। बाकी और किसी जगह हमले करने की मुमानियत ट्रंप ने नहीं की है। नंबर दो, ट्रंप ने जो रोक लगाई है उसमें इजराइल शामिल नहीं है। इससे एक भ्रम ऐसा पैदा होता है कि ट्रंप और इजराइल में, अमेरिका और इजराइल में कुछ मतभेद हो गए हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इन दोनों की मिलीभगत 100% नहीं, 200% है। सब एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं। इजराइल चकित होने की एक्टिंग कर रहा है। मेरा मानना है कि ट्रंप ने उससे कह दिया है कि आप चकित होते हुए दिखते रहिए। छवि लगातार ये प्रोजेक्ट की जा रही है कि इजराइल ट्रंप के इस कथन से, ट्रंप के इस प्रस्ताव से आश्चर्यचकित हो गया है। मैं मानता हूं कि ट्रंप का खेल यह है कि मैं 5 दिन तक रोक लगाऊंगा, लेकिन तुम लगातार मारते रहो, तुम अपने हमले लगातार जारी रखो, और वैसा हो भी रहा है। तीसरी बात, चूंकि ये रोक केवल 5 दिन की है, इसलिए दरअसल ये एक तरह का काउंटडाउन है। यानी जिस क्षण से ट्रंप ने यह बयान दिया, प्रस्ताव रखा, उसी क्षण से एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक दिन तो गुजर गया है। जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, तो एक दिन तो खत्म हो चुका है। इसी बीच में एक पाम बीच हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, अगर 5 दिन बाद सब कुछ ठीक रहा तो हम इस युद्ध का एक स्थायी समाधान कर देंगे, वरना हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। यानी ट्रंप का कहना बिल्कुल एक तरह से साफ है कि एक तरह से उन्होंने एक विंडो दी है, एक खिड़की दी है ईरान को कि 5 दिन के अंदर हमसे समझौता वार्ता कर लो।
ये मौका तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है और सबके पास भी है। लेकिन ट्रंप ने ये प्रस्ताव देते हुए भी कुछ दूसरे पत्ते अपने पास रखने की कोशिश की है। वो कोशिश क्या है? अब मैं आपको चौथे चौथे मुद्दे के ऊपर ले जाता हूं। चौथा मुद्दा ये है कि ट्रंप की पेशकश असली लगे, ये लगे कि वास्तव में ईरान और ट्रंप के बीच में कोई ऐसी 2 दिन से बातचीत हो रही थी। इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर को भी एक्टिवेट कर दिया। ये लोग उनकी जेब में पड़े हुए हैं। इसी के साथ-साथ ट्रंप ने इन लोगों को तो एक्टिवेट किया क्योंकि ये ट्रंप के आदेश पर एक्टिवेट हो सकते हैं। जो दो दूसरे देश जो ट्रंप के आदेश पर एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं, ट्रंप ने बिना उनसे पूछे, बिना उनसे कोई मशविरा किए हुए मिस्र और तुर्की का नाम भी इसके साथ जोड़ दिया और कहा कि मिस्र और तुर्की और पाकिस्तान के हस्तक्षेप से ये बातचीत ईरान से हमारी हो रही थी। देखिए, न तो पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक वक्तव्य दिया है इस सवाल पर, न तुर्की ने कोई आधिकारिक वक्तव्य दिया है और ना ही मिस्र ने कोई आधिकारिक वक्तव्य दिया है। जो कुछ कहा जा रहा है वो ट्रंप की तरफ से और ट्रंप द्वारा नियंत्रित मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। नजारा ठीक वैसा ही बन गया है जैसा नजारा ट्रंप बनाना चाहते थे। अब आइए अगले मुद्दे पर। आप ईरान में किससे ट्रंप की बातचीत पिछले 2 दिन से चली, इस बात के बारे में भी ट्रंप ने कोई साफ बात नहीं बताई है। इसी पाम बीच हवाई अड्डे पर पत्रकारों से उनकी जो चर्चा हुई, उसमें जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई स्टीव विटकॉफ जो हैं, वो ईरान में किस किस बड़ी हस्ती से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये प्रस्ताव रखा, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो टॉप का है। जब उन्होंने टॉप के इस आदमी का नाम पूछा, तो ट्रंप ने एक तरह की चुहलबाजी सी करते हुए कहा कि अगर मैंने नाम बता दिया तो वो मार दिया जाएगा, यानी इजराइल उस व्यक्ति को मार देगा। यहां से भी ट्रंप ने ये छवि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि इजराइल इस समझौते के पक्ष में नहीं है, वो युद्ध के पक्ष में है, मैं इस समझौते के पक्ष में हूं और मैं इजराइल से बिना पूछे हुए, बिना बातचीत किए हुए, इजराइल के साथ कोई योजना बनाए हुए ही ये प्रस्ताव रख रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि इस पूरे मामले में ट्रंप ने किस तरह की जटिलता पैदा कर दी है। अब एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर वास्तव में ईरान में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ट्रंप से बात कर सकता है, तो उसका नाम लिया जा रहा है कासिम गालिबाफ। कासिम गालिबाफ कौन है? कासिम गालिबाफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। 2020 में जब अली लारिजानी ईरानी संसद के अध्यक्ष पद से हटे, तो कासिम गालिबाफ को उस पद पर बैठाया गया। काफी वरिष्ठ नेता हैं, 1997 से ही ये लगातार वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व के अंग बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही कासिम गालिबाफ की चर्चा हुई, ईरान ने फौरन इस बात का खंडन कर दिया। ईरान ने यहां तक खंडन किया कि ये पूरी बात जो ट्रंप कह रहे हैं, दरअसल इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारा कोई भी व्यक्ति अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। अब आप 2 और बातें हैं जिनके ऊपर अभी हमें गौर करना जरूरी है। इजराइल की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है और ईरान इस पूरे मामले से किस तरह निपट रहा है। इजराइल की तरफ से ताजी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी यूरोपीय देश और दूसरे देश भी इस युद्ध में आए, इस युद्ध में ईरान के खिलाफ हिस्सा लें, क्योंकि हम और अमेरिका मिलकर सारी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। इसमें जो कैच लाइन है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में यह क्षमता है कि वो यूरोप तक पहुंच सकता है, यानी इट कैन रीच डीप इनटू द यूरोप। उसकी मिसाइलें यूरोप पर भी वार कर सकती हैं। और इसके लिए एक अनकही बात इसमें ये हो जाती है, इस बात को हम सब लोग जानते हैं, इसकी चर्चा भी हो रही है, ये अनकही एक तरह से है भी नहीं। वो बात यह है कि 4000 किलोमीटर दूर, अपने से 4000 किलोमीटर दूर दियोगी गार्सिया में, जहां ब्रिटेन और अमेरिका का एक मिला जुला फौजी अड्डा है, उसके ऊपर खबर यह आई कि ईरान ने 2 ऐसी मिसाइलें दागी जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर की है। दोनों में से कोई मिसाइल वहां पहुंची नहीं, एक मिसाइल को बीच में इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक मिसाइल अपने अपने निशाने से भटक गई। दोस्तों, ये खबर किसने दी हमें?
ये खबर ईरान ने नहीं दी। ये खबर अमेरिकी और इज़रायली मीडिया की तरफ से आई और तब से इस बात को लेकर इस प्रकार चर्चा हो रही है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो कि यूरोप के किसी भी बड़े नगर के ऊपर, जर्मनी के किसी नगर के ऊपर या ब्रिटेन के किसी नगर को अपना निशाना बना सकती हैं। ईरान ने इस बात का फौरन खंडन किया। ईरान ने इस बात का खंडन करने के लिए एक फ्रेज़, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया, एक फ़ौजी मुहावरे का इस्तेमाल किया, जिसका नाम होता है फ़ॉल्स फ्लैग। फ़ॉल्स फ्लैग का क्या मतलब हुआ? फ़ॉल्स फ्लैग का मतलब होता है कि आप एक ख़ास हमले या युद्ध की एक ख़ास घटना की अफ़वाह उड़ा देते हैं, ताकि आप उससे कुछ ऐसा हासिल कर सकें, जो अन्यथा हासिल नहीं कर पा रहे थे। चूँकि नाटो के देशों ने इज़राइल और अमेरिका को ठेंगा दिखा रखा है अभी तक, वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस झूठी खबर की रचना की गई। इस झूठी खबर को गढ़ा गया है कि ईरान ने दियोगी गार्सिया पर 2 ऐसी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागीं, जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और चूँकि वो दियोगो गार्सिया तक पहुँचने का ईरान माद्दा रखता है, इसलिए वो यूरोप तक भी पहुँच सकता है। वो इसलिए खबर उड़ाई गई, ईरान के लिहाज से इसलिए खबर उड़ाई गई, ताकि यूरोपीय देश भी घबराकर और डरकर इस युद्ध में उतर आएँ। लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खबर दरअसल फ़ॉल्स फ्लैग है। ये एक झूठी खबर है, जो इसलिए उड़ाई गई है ताकि इसके असर में वो घटित हो जाए जो अभी तक घटित नहीं हो पा रहा था। यानी नेटो के देश ईरान, इज़राइल और अमेरिका की धुरी के साथ जुड़ने से इनकार कर रहे थे। लेकिन वो देश भी समझते हैं और बाकी सब लोग भी समझते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल ये झूठी खबर भी डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में या इज़राइल के पक्ष में नहीं गई है। अब देखिए ईरान इसमें क्या कर रहा है? जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि हम 5 दिन के लिए बंद रखते हैं और 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है, हम 5 दिन तक ईरान के जो एनर्जी टारगेट्स हैं, उनको निशाना नहीं बनाएँगे। ईरान ने फ़ौरन इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया। उसने कहा कोई बातचीत नहीं चल रही है, हमारा कोई भी नेता, कोई भी कमांडर, कोई भी इस बातचीत में बिल्कुल शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रम्प नियंत्रित दुनिया का मीडिया है, अमेरिका का मीडिया है और भारत का मीडिया भी मोदी जी के ज़रिए ट्रम्प से नियंत्रित है, वो ट्रम्प के पक्ष में ही खबरें छापता है। वो लगातार ये खबरें दे रहा है, लगातार ये खबरें दे रहा है कि इस्लामाबाद में एक समझौता वार्ता होने वाली है। उसमें तुर्की के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री उसमें भाग लेंगे। वहाँ से विटकॉफ आएँगे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आएँगे और यहाँ पर इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन होगा। अराघाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो उसमें ईरान की तरफ से भाग लेंगे। ईरान लगातार इन बातों का खंडन कर रहा है। ईरान का मानना ये है कि ट्रम्प घबरा गए हैं हमारे जवाब से, जब ट्रम्प ने हमें धमकी दी थी कि वो हमारे जो ऊर्जा संस्थान हैं, उनको नष्ट कर देंगे, तो हमने कहा था कि हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी को मीठा करने वाले प्लांट हैं, पूरे मध्य पूर्व के, वो हम सारे के सारे उड़ा देंगे। हम मध्य पूर्व के गैस और जो पेट्रोल और डीज़ल के भंडार हैं, हम उनको उड़ा देंगे। अब आइए, यहाँ तक तो बात हो गई, उल्टी गिनती जारी है। 5 दिन बाद देखिए क्या होता है, इसके बारे में आज कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब आप देखिए कि ट्रम्प ने ये जो गुगली फेंकी है, उससे ट्रम्प को फ़ायदे क्या-क्या हुए। पहला फ़ायदा, बाजी पूरी तरह से ट्रम्प के हाथ से निकलती जा रही थी। ये एहसास पनप रहा था कि उनके पास अब कुछ नहीं रह गया है और वो अमेरिका के विश्व प्रभुत्व की प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करेंगे, यह भी पता नहीं, लोग कह नहीं पा रहे थे कि ट्रम्प इससे कैसे इस प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करेंगे। ट्रम्प के इस प्रस्ताव से ये एहसास बना है कि अभी भी कुछ पत्ते उनके पास हैं। ये एहसास पैदा हुआ है कि अभी भी कुछ पत्ते उनके पास हैं। दूसरी बात ट्रम्प ने क्या कही? ट्रम्प ने ये कहने के बाद तुरंत कहा कि वे ईरान के साथ मिलकर, जो वार्ता चल रही है ईरान के साथ उनकी, उस वार्ता के अंत में वो चाहते हैं कि ईरान के साथ मिलकर, अमेरिका और ईरान मिलकर होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर एक संयुक्त नियंत्रण करें। ये दोनों मिलकर होर्मुज़ जलडमरू मध्य को प्रबंधित करें या मैनेज करें। तीसरा फौरी फायदा ट्रम्प को ये हुआ कि जो ब्रेंट क्रूड
कच्चा तेल था, ब्रेंट कच्चा तेल जो था, उसकी कीमत ट्रंप के इस घोषणा से 7% गिर गई और प्रति बैरल डॉलर का मूल्य $104 पे आ गया। यानी कुछ राहत मिली। इससे स्टॉक दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज, सट्टा बाजार हैं दुनिया के, उनको भी राहत मिली, शेयर बाजारों को भी राहत मिली। अभी लगातार गिर रहे थे शेयर बाजार, बुरी तरीके से गिर रहे थे। अब इन शेयर बाजारों को फिर से उठने की गुंजाइश प्राप्त हुई है और ये हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में ये शेयर बाजार लगातार उठें और पिछला जो उनको घाटा हुआ था, उस घाटे की पूर्ति करें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ट्रंप ने अपने आलोचकों को यह दिखाया है कि वे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। वे गलतफहमी में डाल सकते हैं। वो ऐसा कुहासा पैदा कर सकते हैं कि लोग असलियत के लिए टटोलते हुए नजर आएं और असलियत उनकी पकड़ में ना आए। यानी वो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी, यानी दबाव वाली डिप्लोमेसी, दबाव वाली कूटनीति, उसके प्रैक्टिशनर के तौर पर, उसके महारथी के तौर पर अपने आप को पेश कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि ट्रंप को ये अभी फिलहाल आज 24 घंटे उन्होंने जब प्रस्ताव रखा, उसके 24 घंटे हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ट्रंप को ये 4 जरूरी फायदे हुए हैं। लेकिन ये फायदे जरूरी नहीं कि टिकाऊ साबित हों, क्योंकि प्रतिक्षण परिस्थिति बदल रही है। सवाल ये है कि ईरान अब क्या करेगा? ईरान क्या करेगा, इसका पता हमें कल ही लग गया। ईरान के सेनापति, जो दरअसल रिवोल्यूशनरी गार्ड के सेनापति हैं, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी, उनका एक वक्तव्य आया। इस वक्तव्य में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम 10 साल तक इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध चला सकते हैं। अगर उनसे युद्ध लड़ना है तो हमसे आके युद्ध लड़ें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद ईरान ने दूसरी स्पष्ट बात ये कही कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, अमेरिकियों ने हमें कुछ संदेश भर भेजे हैं अभी तक, और हर संदेश का हमने यही जवाब दिया है कि हमें आपसे बात नहीं करनी। युद्ध बंद करना है ये आपका फैसला है, आप युद्ध अपनी तरफ से बंद कीजिए और हमने आपके सामने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों के बारे में बताइए कि आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारी शर्त यह है कि हमारा, आपकी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा हमें मुआवजा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माफी मांगिए, लोगों से स्वीकार कीजिए कि आपने हमारे ऊपर एक नाजायज हमला किया, आप एक हमलावर राष्ट्र हैं, ये स्वीकार कीजिए। हमारे ऊपर जो आपने प्रतिबंध लगा रखे हैं 1979 में इस्लामिक क्रांति होने के बाद से, उन प्रतिबंधों को हटाइए। ये जो ईरान की शर्तें हैं, जो ईरान ने मुश्तबा खामनेई के पहले संदेश में ही सामने आ गई थी, ईरान लगातार इन शर्तों को ही दोहरा रहा है। अब फिर आ जाइए इस बात पर कि ट्रंप ने ये जो चाल खेली है, शतरंज में इसको कहते हैं लास्ट गैम्बिट, यानी ये आखिरी दांव है, और उनका ये आखिरी दांव ज्यादा से ज्यादा अगले 4 दिन तक और जिंदा रह सकता है, क्योंकि वरना वो 5 दिन की सीमा जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ट्रंप इन 4 दिनों में क्या करना चाहते हैं। कल जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तब उनके पास 5 दिन थे। इन 5 दिनों में क्या करना चाहते हैं? तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सबसे मैंने बात की और वो सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि ट्रंप ने जिन करीब 5,000 मेरीन कमांडो को 2 युद्धपोतों में बैठाकर अमेरिका से फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया है, वो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। ट्रंप को समय चाहिए कि वो तब तक यहां पर आ जाएं। आ भी जाएंगे, उसके बाद ट्रंप को और थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि उनसे जो ट्रंप को काम लेना है, यानी जो वो ऑपरेशन करने वाले हैं, एक तरह का छापामार ऑपरेशन, एक तरह का कोवर्ट ऑपरेशन, जिसको एम्फीबियस ऑपरेशन भी कहा जाता है। एम्फीबियस का मतलब ऐसा हुआ, एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा ऑपरेशन जो कि जमीन पर भी होगा और पानी पर भी होगा, जल और थल का मिला जुला ऑपरेशन, इसको एम्फीबियस ऑपरेशन कहते हैं। ऐसा एम्फीबियस ऑपरेशन करने के लिए 5,000 कमांडो जो भेजे गए हैं, वो जब आ जाएंगे तो उनको थोड़ी तैयारी करने में भी समय लगेगा। एक खास तरह का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन कमांडोज को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई ये योजना है और उस योजना पर चल के हमें करना है। क्या करना है उन्हें?
ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों की राय ये है, और मैं समझता हूं इससे शायद ही कोई रक्षा विशेषज्ञ इनकार करे, कि ट्रंप खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो अगर खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, तब वो ईरान के ऊपर ये दबाव बना पाएंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य का जो प्रबंधन है, उसके ऊपर जो नियंत्रण है, उसमें ईरान अमेरिका की साझेदारी स्वीकार कर ले। और चूंकि ईरान अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि वो ईरान के साथ जब साझेदारी करेगा, तो प्रभुत्व उसमें अमेरिका का हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ऊंची स्तर की टेक्नोलॉजी है। तो ट्रंप का, मैं समझता हूं, ट्रंप जो इस युद्ध की जो शतरंज खेल रहे हैं, इसका आखिरी दांव ये है कि वो उन्हें इतना समय मिल जाए कि उनके मेरीन कमांडो, जो कि अमेरिका के सर्वाधिक प्रशिक्षित और सर्वाधिक सक्षम मेरीन कमांडो माने जाते हैं, वो आए, उन्हें एक ऑपरेशन के लिए तैयारी की जाए, तैयार किया जाए, और उस तैयारी के जरिए वो ईरान के कब्जे से खर्ग आइलैंड को छीन लें। खर्ग आइलैंड पर अमेरिका हमले कर चुका है, इसराइल भी हमले कर चुका है, लेकिन उसको ईरान के कब्जे से छीना तब जा सकता है जबकि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि जमीन पर सिपाही चलते हुए आए और उसके ऊपर कब्जा करें और ईरान के हाथ से खर्ग आइलैंड निकल जाए। खर्ग आइलैंड ईरान के हाथ से निकल जाने का मतलब होगा कि ईरान का तेल और गैस के ऊपर जो उसका कब्जा है, बहुत बड़ा भंडार ईरान के पास है, जहां से ईरान सारी दुनिया को खर्ग आइलैंड के जरिए सप्लाई करता है, वो चीज ईरान के हाथ से निकल जाएगी और ईरान काफी कमजोर हो जाएगा। साथ ही ट्रंप को सारी दुनिया और अमेरिकी जनता के सामने ये कहने का मौका मिल जाएगा, ये शेखी बघारने का मौका मिल जाएगा कि हमने इस युद्ध में ये कर दिखाया। और इसके बाद में ट्रंप खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद में ईरान पर दबाव डाल सकते हैं कि वो होर्मुज स्ट्रेट, यानी होर्मुज जल डमरू मध्य, जो कि दुनिया की 40-20% तेल और दुनिया की 20% गैस वहीं से गुजरती है, उसका प्रबंधन, उसके प्रबंधन में या उस पर नियंत्रण में अमेरिका की साझेदारी स्वीकार कर लें। प्रश्न यह है कि क्या ईरान उन्हें ऐसा करने देगा? ईरान एयरफोर्स वाला देश नहीं है, उसकी एयरफोर्स ना के बराबर है। ईरान कोई बहुत जबरदस्त नेवी वाला, नौसेना वाला देश नहीं है। नौसेना भी है, लेकिन बहुत थोड़ी, वो भी नष्ट कर दी गई है। ईरान थल सेना वाला देश है। ईरान फौजियों वाला देश है। वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की धरती पर उतारे और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को वो मजा चखाएं, जो मजा वो पिछले 500 साल से और या उससे भी पहले से यूरोपीय सेनाओं को चखाते रहे हैं, जो मजा उन्होंने किसी जमाने में सद्दाम हुसैन की फौजों को भी चखाया था। दोस्तों, एक सवाल हमेशा उठता है कि आखिरकार ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या मिला उन्हें? अमेरिका को भी नुकसान ही हुआ, कोई फायदा, इतना नुकसान नहीं हुआ इतना दूसरे देशों को हुआ। अमेरिका को भी नुकसान हुआ, अमेरिका के सहयोगी देशों को भी नुकसान हुआ। मध्य पूर्व में जो अमेरिका की दादागिरी थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। वो खाड़ी के देशों को वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए, जिस सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन देकर उन्होंने वहां पर फौजी अड्डे खोले थे। सारी दुनिया में ट्रंप मजाक के पात्र बने। उन्हें तरह तरह की चालें चलनी पड़ रही हैं, हर घंटे की दर से अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इसका एक ही जवाब है। ट्रंप के सिर पर नवंबर की तलवार लटक रही है। नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। ट्रंप को पता है कि वे इस मध्यावधि चुनाव में हार सकते हैं। उनके हारने का अंदेशा ज्यादा है। और अगर वो मध्यावधि चुनाव में हार गए, तो अमेरिका के दोनों सदनों का नियंत्रण उनके हाथ से निकल सकता है। और अगर नियंत्रण उनके हाथ से निकला, तो वे लेम डक राष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी एक ऐसे राष्ट्रपति हो जाएंगे जो नाम के राष्ट्रपति होंगे, इनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी कोई बात ना सुनेगा, ना कोई बात मानेगा। सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनके खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाभियोग की संभावना बढ़ जाएगी, उसका रास्ता खुल जाएगा। अगर उनके खिलाफ महाभियोग चला, तो ट्रंप जेल भी आ सकते हैं, उनका बुढ़ापा जेल में गुजरेगा। इसलिए वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो खत्म होने से पहले एक ऐसा दांव खेलें कि अगर उस दांव में वो कामयाब हो गए, तो वो नवंबर की लड़ाई जीत जाएंगे।
दोस्तों, अगर ट्रंप हफ्ते 10 दिन के अंदर-अंदर इस लड़ाई को जीतने या कुछ ऐसा बहुत बड़ा हासिल जैसे खरग आइलैंड पे कब्ज़ा हासिल करने की तरफ नहीं बढ़े, तो उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उन्हें छोड़ देंगे। उन्होंने इस प्रकार के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सीआईए के इंचार्ज तुलसी गब्बार्ड भी उनको छोड़ देंगी। ये दोनों पहले से ही ट्रंप से इस बात पे सहमत नहीं है, इस प्रकार का युद्ध लड़ा जाए। ट्रंप आजकल बहुत झुंझलाए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने अपने दोस्त विटकॉफ, अपने दामाद और जो उनके युद्ध मंत्री हैं, उन तीनों के बारे में कहा है कि इन तीनों ने मुझे गलत राय दी, इसलिए मैं इस युद्ध में फँस गया। यानी वो दरवाज़ा खोजने लगे हैं कि जहाँ पे वो ये ठीकरा फोड़ सकें। लेकिन ट्रंप ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ईरान उनको वो ठीकरा फोड़ने के लिए साँस भी लेने की गुंजाइश नहीं देगा। ठीकरा फोड़ने के लिए भी कुछ गुंजाइश चाहिए होती है। ये 5 दिन तो ट्रंप ने ले लिए, एक गुगली फेंक कर, एक कूटनीतिक तिकड़म करके। लेकिन इसके बाद उन्हें और कोई समय नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो कुछ इस तरह का प्रस्ताव बना के लाएँ, जिस पर ईरान थोड़े बहुत कमोबेश राज़ी हो जाए और ईरान को लगे कि उसके सम्मान की रक्षा हुई है, उसने अमेरिका को सबक सिखा दिया है और अगर दुनिया को लगता भी है कि ट्रंप एक कदम पीछे हट जाएँगे, तो वो उसके बावजूद भी अ, ट्रंप अमेरिकी जनता से ये कह सकते हैं कि भाई युद्ध शुरू हुआ था, देखिए मैंने पहलकदमी लेकर इस युद्ध को खत्म करवा दिया है और अब सब ठीक है। इसलिए हो सकता है कि नवंबर के चुनाव में उनकी शक्ति घटे, लेकिन उनकी संपूर्ण पराजय ना हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि इन 5 दिन का समय जो ट्रंप ने हासिल किया है, इस तिकड़म से, इस गुगली से, उसका शायद ट्रंप के पक्ष में एक ही नतीजा निकल सकता है कि उनकी नवंबर के मध्यावधि चुनाव में संपूर्ण पराजय ना हो, उनका सूपड़ा साफ ना हो, कुछ थोड़ा बहुत इतना जीत जाएँ ताकि लेम डक प्रेसिडेंट ना बन पाएँ। और इस सब के लिए अगर हमें किसी राष्ट्र को, किसी कौम को, किसी समुदाय को सलाम करना चाहिए, तो वो ईरान को सलाम करना चाहिए। सब लोग आजकल ईरान को सलाम कर रहे हैं और ट्रंप का मज़ाक उड़ा रहे हैं। 28 तारीख को युद्ध शुरू किया गया था। केवल 25 दिन में आप देखिए दुनिया कितनी बदल गई है। वो हम लोगों के देखते हुए बदली है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल से ख़ास तरीके से जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे।